Assalamu alaikum. Welcome again in another lecture of digital system design, working and analysis of conditional sum adder. In the last two lectures, we discussed ripple carry adder and then carry select adder, and then we analyzed both of these adders in terms of area and delay. And we also compare ripple carry adder and carry select adder in terms of area and delay. In this lecture, we will discuss about the working and analysis of conditional sum adder. We will find out the critical path delay and area of the conditional sum adder, and we will also compare it with the ripple carry adder, the basic adder of the digital system design. Conditional sum adder is extension of the carry select adder. In conditional sum adder, each individual bit is added for c is equal to 0 and c is equal to 1, and then selection logic is used to select the correct result. The addition is much faster as higher bit addition operation does not rely on carry propagation. However, the selection of correct result waits for the previous carry to be set. So there is a selection logic which introduce some sort of delay. Still, this is a very fast design as compared to the ripple carry adder and carry select adder. This is a relatively expensive design in terms of area as it requires a lot of multiplexers to select the carry out and the final correct result. कंडीशनल सम एडर के लिए अभी हमने सबसे पहले देखेंगे कि क्योंकि हमने कहा कि हर इंडिविजुअल बिट को आप सीन 0 के लिए भी ऐड करते हैं और सीन 1 के लिए भी ऐड करते हैं. लेट्स से हमारे पास दो बिट्स हैं ए और बी, तो इनके चार कॉम्बिनेशन बनते हैं 0 0 0 1 1 0 1 1. अब जब इनको हम सीन 0 के लिए ऐड करेंगे तो 0 सीन की वैल्यू 0 प्लस 0 ए 0 बी 0 और सीन 0, तो सम भी 0 आएगा, के भी 0, कैरी भी 0 आएगा, सम भी 0 कैरी भी 0. फिर सीन 0 के लिए इसको ऐड करेंगे 0 ए 0 बी 1 1 0 प्लस 1 1 प्लस सीन 0, तो 1 ही रहेगा, तो सम 1 कैरी 0. फिर इस तरह आपके पास ए जब 1 है, बी 0 है तो 1 प्लस 0 1 और सीन 0 है, तो आपके पास स्टिल रिजल्ट आपके पास सम 1 आएगा, कैरी 0 आएगा. और जब दोनों 1 1 होंगे, ए भी 1 है बी भी 1 है सीन 0 है, तो 1 प्लस 1 आपके पास 2 होता है, इस तरीके सम 0 और कैरी आपके पास 1. जब इन्हीं नंबर को हम सीन 1 के लिए ऐड करेंगे तो ए 0 प्लस बी 0 प्लस आपके पास सीन 1, तो 0 प्लस 1 सम 1 आएगा आपके पास. फिर ए 0 बी 1 प्लस सीन 1, तो 0 प्लस 1 2 सम 0 कैरी 1. फिर 1 ए 1 बी 0 1 प्लस 0 1 एंड सीन 1 1 प्लस 1 2 सम 0 कैरी 1. सिमिलरली 1 प्लस सीन 1 3, तो 3 की आपके पास सम भी 1 कैरी भी 1. तो ये आपके पास टेबल बनता है बेसिकली एक जब आपके कोई भी दो बिट्स के दो नंबर हैं, दो 1 बिट के नंबर हैं, उनको सीन 0 के लिए भी ऐड करते हैं और सीन 1 के लिए भी ऐड करते हैं. अब अगर हम अगेन देखें, इस एनालिसिस करें तो एस नॉट को अगर हम देखें अगेंस्ट इनपुट्स, तो एस नॉट की वैल्यू देखें, ए और बी जब 0 0 है तो एस नॉट 0 है, ए और बी जब 0 1 है तो एस नॉट 1 है, ए और बी जब 1 0 है तो एस नॉट आपके पास 1 है और 1 1 पे 0 है. तो सम जो आपके पास जो नज़र आ रहा है सम का बिहेवियर एस नॉट 0 का जो सीन 0 के लिए सम आ रहा है उसका बिहेवियर जो है एक एक्सक्लूसिव आर की तरह है, क्योंकि एक्सक्लूसिव आर गेट भी 0 0 पे 0 देता है, 0 1 पे 1 देता है, 1 0 पे 1 देता है और 1 1 पे 0 देता है. तो इसलिए हमने सम 0 के लिए एक एक्सक्लूसिव आर का गेट लगा दिया. इधर सी 0 को देखिए, हमारे पास 0 0 पे 0 0 1 पे 0 1 0 पे 0 1 1 पे 1, तो ये एंड गेट की तरह बिहेवियर है, तो इसलिए अब सी 0 के लिए आपने एंड गेट लगा दिया. इसी तरह को हम एस 1 का बिहेवियर देखें तो वो एस नॉट के अपोजिट है, एस नॉट 0 है एस 1 1 है, एस नॉट 1 है एस 1 0 है, एस नॉट 1 है एस 1 0 है और एस नॉट 0 है एस 1 1 है. तो अपोजिट बिहेवियर है, एक्सक्लूसिव आर है बेसिकली, तो एक्सक्लूसिव आर के आगे हमने एक इन्वर्टर लगा लिया टू गेट एस 1. और फाइनली जो आपके पास सी 1 है तो वो 0 0 पे 0 0 1 पे 1 1 0 पे 1 और 1 1 पे 1, तो वो आर गेट की तरह बिहेव कर रहा है इनपुट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से. तो आपके पास ये आर गेट लगा दिया, सी 1 लगा दिया. तो ये हमारे पास एक कंडीशनल सेल कहलाता है, जो दो इनपुट्स कोई भी दो इनपुट्स दें तो उसके लिए करस्पॉन्डिंग आपको
CN0 के लिए भी सम और कैरी देगा और CN1 के लिए भी सम और कैरी देगा। यहाँ पे आई डोनेट करता है किसी पोजीशन के लिए। जब आप कोई लेट से 4 बिट नंबर है तो A0 B0 को CN0 के लिए ऐड करेंगे तो ये रिजल्ट आ जाएगा, CN1 के लिए ये आ जाएगा। A1 B1 देंगे तो उनके लिए आपके पास तरह आई जो है वो पोजीशन को इंडिकेट करता है कितने बिट का नंबर आप ऐड कर रहे हैं। तो हर बिट को ऐड करने के लिए, हर दो करस्पॉन्डिंग बिट के दो नंबरों की ऐड करने के लिए आपको एक कंडीशनल सेट चाहिए होगा। अच्छा, अब हमारे पास 4 बिट कंडीशनल सम एडर है। हम देखेंगे कि 4 बिट नंबर्स को किस तरह कंडीशनल सम एडर के थ्रू ऐड किया जाता है और फिर इसका आर्किटेक्चर बनाएंगे और फिर इसका डिले वगैरह भी देखेंगे। तो हमारे पास दो नंबर है, A0 A और B ये दोनों 4 बिट्स के हैं। तो A पोजीशन को डिनोट कर रहा है, ये A0 है, ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है। इस तरह B तो B0 B1 B2 B3। आपके पास 4 बिट के नंबर है। अब इन नंबर को जब आप 0 के लिए ऐड करेंगे, CN0 के लिए ज्यूमिंग यहाँ पे CN0 है आपके पास, तो 0 + 1 + 0 सम 1 कैरी 0, क्योंकि CN0 यहाँ पे ज्यूम की है। 0 + 1 + 0 सम 1 कैरी 0। तो आपके पास ये पोजीशन आ जाएगी, क्योंकि A0 B0 को ऐड किया है तो S0 I की पोजीशन की है 0, तो C0 0 S0 0 C0 0। अच्छा, नॉर्मली जो एडर होता है, हम इससे पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, उसकी स्टार्टिंग इनपुट जो होती है वो 0 ही होती है, इसलिए हम इन इनपुट्स को 1 के लिए ऐड नहीं किया हुआ यहाँ पे। जब आप किसी सर्किट को एडर को एज एन एडर ही यूज़ करते हैं, ये डिस्कशन पहले हो भी चुकी है। जब आप इसको किसी और जगह अप्लाई करते हैं तो उसकी स्टार्टिंग बिट फिर आपके पास CN0 की जगह CN1 भी हो सकती है, तो उस केस में आप ये पोर्शन भी लेते हैं। लेकिन फॉर अ टाइम बीइंग हम इसको ये ले रहे हैं कि पहली पोजीशन जो होती है, लीस्ट सिग्निफिकेंट जो पोजीशन होती है, वहाँ पे इनपुट कैरी इस एडर के लिए 0 ही होती है। तो ये आ गया। अब इस पोजीशन को ऐड किया आपने, ये पोजीशन कौन सी है, A1 और ये B1 है, और इसको CN0 ज्यूम किया यहाँ पे, तो 0 + 0 + 1 सम 1 कैरी 0, क्योंकि 1 आएगा। इसी तरह आपके पास पोजीशन है A2 B2 को 0 के लिए CN0 के लिए ऐड किया, 0 + 1 + 1, तो 0 + 1 1 1 + 1 2 2 यानी कि सम 0 कैरी 1। और फिर A3 B3 को CN0 के लिए ऐड किया, तो 0 + 1 + 0 सम 1 कैरी 0। अब इसी तरह आप दोबारा आपने इन नंबर्स को CN1 के लिए ऐड करना है। तो पहली पोजीशन पे तो नहीं कर रहे, अगली वाली पोजीशन पे CN1 के लिए जब आप करेंगे तो 1 + 0 1 + 1 2 सम 0 कैरी 1, जब CN1 के लिए कर रहे हैं। और ये आपके पास पोजीशन कौन सी, A1 B1 है, तो यहाँ रहेगा S11 C11, ये S11 C11। फिर A2 B2 को करेंगे 1 के लिए, 1 + 1 + 1 3, तो 3 सम भी 1 कैरी भी 1। इसी तरह आपके पास 1 + 1 2 + 0 2 2 के बाद सम 0 कैरी 1। तो इस तरह पहले नंबर्स को, हर इंडिविजुअल बिट्स को CN0 के लिए भी ऐड कर लेते हैं और CN1 के लिए भी ऐड कर लेते हैं। उसके बाद हम सिलेक्शन करते हैं। अब ये कैरी डिसाइड करेगी कि आपके पास आपको ये सम चाहिए होगा या आपको पास, क्योंकि आपने इसको CN0 के लिए भी ऐड किया हुआ है, CN1 के लिए भी ऐड किया हुआ है, तो प्रीवियस कैरी जो जनरेट हो रही है वो अगर 0 है तो आपके पास ये चीज़ सेलेक्ट होनी चाहिए जो 0 के लिए एडिशन की हुई है, और अगर 1 है तो ये सेलेक्ट होनी चाहिए। तो क्योंकि यहाँ पे 0 है तो आपके पास यहाँ से ये चीज़ सेलेक्ट होकर यहाँ पे आ जाएगी 1 0, ये वाला 1 इसी तरह आ जाएगा। फिर आपके पास ये 0 इस तरह आ गया और ये 1 आपके पास सामने नीचे आ गया, और ये वाला कैरी जो है जो आपके पास है ये सिलेक्ट करेगी इन दोनों में से। अगर ये कैरी 0 होती है तो हम ये सिलेक्ट करते हैं ये वाला, क्योंकि कैरी 1 है तो इन दोनों में से सिलेक्ट करना है, तो हम ये वाला सिलेक्ट करेंगे। तो इस सम के अगेन 0, ये सम 0 था और ये कैरी इसके साथ ही, तो इस कैरी ने इन दोनों में से ये वाला पोर्शन सिलेक्ट किया तो ये आ गया। अगेन इस सम के अगेंस्ट अगेन ये कैरी आपके पास सिलेक्ट करेगी, तो ये सम तो ये आ गया, ये कैरी सेलेक्ट करिए फिर इन दोनों में से, तो ये कैरी भी 1 है तो आपके पास इनमें जब कैरी 1 होती है तो ये पोर्शन सेलेक्ट होता है, और कैरी 0 होती है तो ये पोर्शन सेलेक्ट होता, तो कैरी 1 है तो आपके पास ये 0 1 की वैल्यू ये आ गई। फाइनली अब ये 0 सेलेक्ट करेगा, कैरी सेलेक्ट करेगी, अगर ये 1 होती है तो हम ये सेलेक्ट करेंगे, अगर ये 0 है तो ये सेलेक्ट करेंगे, ये कैरी क्योंकि 0 है तो ये पोर्शन सेलेक्ट होगा, ये नहीं सेलेक्ट होगा। तो फाइनल रिजल्ट आपके पास आ जाएगा, ये दोनों 1 यहाँ पे ट्रांसफर हो चुके थे पहले, 1 0 0 1 1 सेलेक्ट आ गया। अब इसी की बेस हम देखेंगे कि आपके पास हार्डवेयर क्या बनता है। तो क्योंकि हमने डिविजनल बिट्स को ऐड करे CN0 के लिए भी,
तो आप और हम इंडिविजुअल बिट को सीन 0 के लिए भी ऐड कर रहे हैं और सीन 1 के लिए भी ऐड कर रहे हैं, तो हमें पता है कि जो सर्किट यूज़ होता है बिट्स को 0 और 1 दोनों के लिए ऐड करने में कंडीशनल सेल होता है। तो लेट्स से आपके पास पहली पोजीशन पे है, इसको हमने ऐड किया, तो ये आपके पास कौन सी बिट्स हैं, A0 B0 है, तो A0 B0 आगे हमने कंडीशनल सेल 0 लगा दिया, क्योंकि आपके पास कंडीशनल ये A0 B0 को आप जब एडर में ये लीस्ट सिग्निफिकेंट पोजीशन है तो इसको सिर्फ सीन 0 के लिए ऐड करते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास हमने जो आउटपुट लिए हैं सिर्फ वो S00 और C00 लिए हैं, ये S00 और C00, क्योंकि इसको सिर्फ 0 के लिए ऐड करते हैं पहली पोजीशन को। बाकी पोजीशन पे आपके पास A1 B1 को हम सीन 0 के लिए भी ऐड करते हैं, सीन 1 के लिए भी, तो ये सीन 0 के लिए रिजल्ट था, ये सीन 1 के लिए, तो A1 B1 की आउटपुट आ जाएगी S01 C01 S11 C11, तो ये सबस्क्रिप्ट को रिप्रेजेंट करता है, आगे ये पोजीशन को रिप्रेजेंट, जो स्मॉलर सबस्क्रिप्ट है ये पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है। A1 B1 को सीन 0 के लिए ऐड किया, तो S01 C01 S01 C01, जब इसको सीन 1 के लिए ऐड किया S11 C11 S11 C11, इस तरह A2 B2 को जब ऐड करेंगे सीन 0 के लिए, तो A2 B2 को आपने ऐड किया सीन 0 के लिए S02 C02, जब सीन 1 के लिए ऐड करेंगे S12 C12 S02 C02 S12 C12, और इसी तरह पोजीशन 3 के लिए A3 B3 को जब करेंगे 0 के लिए तो S03 C03, सीन 1 के लिए करेंगे S13 C13 S03 C03 S13 C13 A3 B3 के लिए, तो ये कंडीशनल सेल आपने अप्लाई कर दिए। उसके बाद आपने देखना है कि ये कैरियर देखिए सिलेक्ट कर रही है जो C00 है C00, ये सिलेक्ट करती है, किस में से सिलेक्ट करती है, ये सिलेक्ट करती है आपके पास S01, तो ये पोजीशन A1 B1 को ऐड किया था सीन 0 के लिए, तो ये S01 था और ये C01 था, S01 C01 का जो पेयर है और S11 और C11 का जो पेयर है, इनमें से ये सिलेक्ट करेगी आपके पास ये कैरी, तो ये कैरी सिलेक्ट कर रही है आपके पास S01 C01 S11 C11, तो ये कैरी अगर 0 होगी तो S01 और C01 सिलेक्ट हो जाएगा ये वाला, और ये कैरी अगर किसी केस में 1 होगी, इस केस में 0 थी, किसी केस में 1 होगी तो ये पोर्शन सिलेक्ट होगा, तो अगर ये 1 होती तो आपके पास ये पोर्शन सिलेक्ट होता। एट द सेम टाइम जब ये कैरी C00 सिलेक्ट कर रही है इनमें से, तो आपके पास ये जो कैरी है, ये कैरी कौन सी है, अगर उसकी पोजीशन देखें तो ये A2 B2 की अगेंस्ट है, तो A2 B2 को जब आपने 0 के लिए ऐड किया है तो ये बन जाएगी C02, तो C02 जो है C02 वो आपके पास सिलेक्ट करती है C02, वो सिलेक्ट करती है किन में से सिलेक्ट करती है S03 C03 S13 C13, तो S03 C03 S13 और C13, और अगर ये 0 होगी तो आपके पास S03 C03 सिलेक्ट होगा, अगर 1 होगी तो आपके पास S13 और C13 सिलेक्ट होगा, इस केस में 1 है तो आपके पास ये वाला सिलेक्ट होगा, लाजमी बात है। इसी तरह आपके पास ये जो कैरी है, ये कैरी आपके पास C13, ये C13 है, सॉरी C12, क्योंकि ये A2 to B2 पोजीशन, और जब इसको 1 के लिए ऐड करेंगे तो ये C12 आएगा, यहाँ से देख लें C1 और आई की पोजीशन के A2 B2 तो C12 है, तो C12 भी अगेन इनमें से सिलेक्ट कर रहा है S03 C03 S13 C13 में से, तो यहाँ फिर हमारा मल्टीप्लेक्सर लग गया, और क्योंकि मल्टीप्लेक्सर जो है ये एक इनपुट ये और एक इनपुट ये, हर इनपुट 2 बिट की है, तो 2x1 2 बिट 2x1 मल्टीप्लेक्सर है, ये भी 2 बिट 2x1 था, ये भी 2 बिट 2x1 था, ये भी 2 बिट 2x1 था। अब ये जो रिजल्ट आ गया, अभी तक ये जो पहला रिजल्ट है वो तो यहाँ पे आ रहा है आपके पास, तो ये पहला रिजल्ट तो इसी के आगे यूजर आगे जा रहा है। उसके बाद जो पेयर सिलेक्ट हुआ था यहाँ पे, उस पेयर जो C00 की बेस पे जो पेयर सिलेक्ट हुआ था इनमें से, उसका सम भी आगे कहीं और यूज नहीं हो रहा, तो उसका सम भी आगे डायरेक्ट आपके पास रह जाएगा, लेकिन उसकी जो कैरी है वो सिलेक्ट करती है आपके पास, वो किस वजह से सिलेक्ट करती है, जी कौन सी कैरी, ये C1 जो थी बेसिकली, ये यहाँ C11 लिखा हुआ है, ये C1 है बेसिकली, ये सिलेक्ट करती है आपके पास कैरी जो है, और किस में से, इस पोजीशन वाले सम में से, ये पोजीशन का सम कौन सा है, ये बेसिकल सम ये वाला है, और ये सम कौन सा है आपके पास, ये सम है A2 B2 को जब आपने 0 के लिए ऐड किया था, तो S02, तो ये देखिए S02। उसके अलावा और किसको सिलेक्ट करती है आपके पास,
दूसरी पोजीशन पे ये वाला सम है, ये सम कौन सा है, ये वाला है, और ये कहाँ से आया था, A2 B2 जो 1 के लिए ऐड किया था, यानी कि S12, ये S12 आ गया। इन दोनों पेयर के साथ दो चीज़ें और ही जो पीछे से सिलेक्ट होके आई हैं। जब आपके पास इस कैरी ने पेयर को सिलेक्ट किया था तो वो ये पेयर आया था, S02 के साथ ये पेयर आ रहा है। ये कौन सा पेयर है, जब इस कैरी ने सिलेक्ट किया था, ये कौन सी कैरी थी आपके पास, C02, तो C02 ने ये पेयर सिलेक्ट किया था, तो ये S02 के साथ दो वैल्यूज आ रही है। और इसी तरह इस कैरी ने, जो C12 ने इन दोनों ने सिलेक्ट किया था, वो ये पेयर था, वो S12 के साथ आ रहा है, S12 के साथ ये पेयर आ गया। और आप C13 जब सिलेक्ट करेगी, C1 जो सिलेक्ट करेगी ये वाली, तो आपके पास तीन वैल्यूज आ जाएंगी, चाहे ये आएगी या ये आएगी, तो उनको आपने नाम दे देना है, क्योंकि ये S0 था, ये S1 था, तो ये जो आएगी वैल्यू S2 आ जाएगी और S3 आएगी। 4 बिट के 4 बिट के नंबर थे, उनको ऐड करेंगे तो 4 बिट का सम मिलेगा और एक सी आउट मिलेगा। तो S0 तो आपको पहले ही मिल चुका है, S1 भी मिल चुका है, ये S2 S3 आ जाएगा और ये आपके पास C3 आ जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम इसका डिले देखें सर्किट का, तो कंडीशनल सेल सारे पैरेलल में ऑपरेट हो रहे हैं और एक कंडीशनल सेल का डिले आएगा, क्योंकि ये पैरेलल में है, किसी की एक कंडीशनल सेल की आउटपुट दूसरे को नहीं बढ़ रही पैरेलल में, तो एक कंडीशनल सेल आएगा। ये मार्क्स आपस में पैरेलल में है, किसी इसमें से किसी मार्क्स की आउटपुट दूसरे की इनपुट नहीं बढ़ रही, बल्कि पीछे से इनपुट आ रही है पैरेलल में, साथ आके जा रही है, तो पैरेलल में लगे हुए हैं। तो एक ये मार्क्स आ जाएगा 1 2 बिट मार्क्स, क्योंकि उनकी 2 बिट की इनपुट्स हैं और इनपुट्स कितनी है, 2 हैं, यानी कि एक इनपुट ये वाली है और एक इनपुट ये वाली, 2 इनपुट्स है, हर इनपुट 2 बिट की है। तो 1 2 बिट 2 क्रॉस 1, और ये वाला जो है 3 बिट 2 क्रॉस 1, एक इनपुट भी 3 बिट की है, दूसरी इनपुट भी 3 बिट की है, 1 3 बिट 2 क्रॉस 1 मार्क्स। तो आपके पास एक डिले ये आ जाएगा और एक डिले ये आ जाएगा। अब हमें पता है कि कंडीशनल सेल का डिले जो होता है वो आपके पास 2 गेट्स का है, आपके पास जो 2 क्रॉस 1 मार्क्स है वो 2 बिट का हो, वो 4 बिट का हो, उसका डिले 3 गेट्स का होता है। इस तरह 3 बिट का उसका भी 3 गेट्स का होगा, तो टोटल डिले 4 बिट कंडीशन सम एडर के लिए 8 गेट्स का डिले आ रहा है, 8 गेट्स का। और एरिया आपके पास जो आ रहा है वो एक कंडीशनल सेल का एरिया आपके पास होता है 4 गेट्स, जब वो CN0 को भी ऐड करता है CN1 के लिए भी, तो 4 गेट्स 4 गेट्स 4 गेट्स 12 गेट्स इन तीनों का आ जाएगा, 4 4 4। जो CC0 है इसको हम CN1 के लिए नहीं ऐड करते, इसमें 2 गेट्स का डिले, 2 गेट्स का एरिया होगा, 2 गेट्स एरिया होने की वजह से यहाँ पे आपके पास 14 गेट्स में लिखा है, कि 4 + 4 + 4 12 + 2 14 14 प्लस एक 2 क्रॉस 1 का जो एरिया होता है वो 4 गेट्स का होता है, जब वो सिंपल 1 बिट 2 क्रॉस 1 होता है, जब वो 2 बिट 2 क्रॉस 1 हो जाएगा तो उसका एरिया डबल हो जाएगा, 4 से 8 हो जाएगा, और 3 लगे हुए तो 3 × 8 24 आ जाएंगे। और इसी तरह आपके पास 3 एक ही लगे हुए 3 बिट 2 क्रॉस 1, तो 2 क्रॉस 1 का आपके पास जो है वो 4 आ गया, 3 बिट हो गया, तो जितना साइज बढ़ता है उतना एरिया बढ़ता है, 3 × 4 12 गेट्स, टोटल आपके पास ये 50 गेट्स बन जाता है। तो 4 बिट कंडीशन सम एडर का आपके पास 8 गेट्स का डिले है, 50 गेट्स का आपके पास एरिया है। अभी आपके पास ये 8 बिट कंडीशन सम एडर है, इसको थोड़ा देखते हैं ताकि आपके पास मजीद आपको बेहतर आइडिया हो जाए। उसी तरह आपके पास ये पोजीशन है A0 B0 A1 B1 A2 B2 A3 B3, इस तरह ये आपके पास पोजीशन बढ़ रही है अप टू ये लिखी हुई है 0 1 2 3 4 5 6 7 हाई पोजीशन है। और जीरो के जब ऐड करेंगे तो पहली पोजीशन को सिर्फ 0 के लिए ऐड किया हुआ है, CN0 लेके, तो आपके पास CN0 की बेस पे 0 + 1 + 0 0 0 + 1 + 0, तो 1 आता है, सम 1 कैरी 0, इसको 1 के लिए हम ऐड ही नहीं कर रहे। अगली पोजीशन पे A1 B1 को 0 के लिए ऐड करेंगे तो 0 + 0 + 1 सम 1 कैरी 0, और फिर इसको A2 B2 करेंगे तो 0 + 1 + 1 सम 0 0 + 1 + 1 2 होता है, सम 0 कैरी 1। अब ये पोजीशन कौन सी है 2, तो इसको अगर हम नाम देखें इस पोजीशन का तो ये आ जाएगा S02 और ये आ जाएगा C02। इसी तरह इस पोजीशन को ऐड करेंगे 0 के लिए तो 0 + 1 + 0 1 होता है, सम 1 कैरी 0, 0 + 0 + 1 1 होता है, सम 1 कैरी 0, 0 + 0 + 0 सम 0 कैरी 0, 0 + 1 + 1 2 सम 0 कैरी 1, 0 + 1 + 1 1 2 सम 0 कैरी 1। इसी तरह फिर पहली पोजीशन को छोड़ के अगली पोजीशन को आप CN1 के लिए भी ऐड करेंगे, 1 + 0 + 1 2 सम 0 कैरी 1,
1 + 1 + 1 3 sum 1 carry 1, 1 + 1 + 0 2 sum 0 carry 1, 1 + 0 + 1 2 sum 0 carry 1, 1 + 0 + 0 1 sum 1 carry 0 और 1 + 1 + 1 sum 1 carry 1 3 होता है और 1 + 1 + 1 sum 1 carry 1। अगेन उसी तरह फिर ये कैरी डिसाइड करेगी इन दोनों में से, सेलेक्ट करेगी। आपने CN0 के लिए भी ऐड कर लिए, CN1 के लिए भी ऐड कर दिया। अब C00 डिसाइड करेगी आपके पास S01 C01 और S11 S11 और C11। तो ये देखें C00 डिसाइड कर रही है S01 C01 S11 C11 में से सिलेक्ट कर रही है कौन सा आगे जाएगा। इसी तरह आपके पास ये जो पोजीशन है, उसके बाद क्या होगा, एट द सेम टाइम पैरेलल में ये जो कैरी है, ये कैरी कौन सी है, C02 सेलेक्ट करेगी आपके पास इन में से। एक आपके पास है ये पोजीशन देखें तो 3 है, S03 C03 और S13 और C13 में से C02 सेलेक्ट करेगी। तो C02 सेलेक्ट करिए, S03 C03 ये एक पेयर आ गया और S13 और C13 में से सेलेक्ट कर। अगेन एट द सेम टाइम ये वाली जो कैरी है अगेन इन दोनों में से सिलेक्ट करेगी। ये कैरी कौन सी, C13। तो C13 जो है C12 जो है वो, तो C12 सेलेक्ट करेगी आपके पास S0 उसी दोबारा उनमें से S03 C03 और S13 और C13 में से। तो ये देखें C12 उन्हीं में से दोबारा सेलेक्ट कर रही है। फिर आपके पास ये पोजीशन है C04 सेलेक्ट करेगी इन दोनों में से S05 C05 और S15 C15 में से। तो C04 सेलेक्ट कर रही है S05 C05 S15 और C15 में से। और अगेन ये वाली जो कैरी है जो आपके पास C14 है, ये भी इन्हीं में से सिलेक्ट करेगी, ये भी इन्हीं में से सिलेक्ट करेगी C14। और फाइनली आपके पास ये जो कैरी है ये आपके पास C06 है, C06 सेलेक्ट करेगी S07 C07 S17 और C17 में से, ये आ गया। और फिर C16 जो है वो भी सिलेक्ट करेगी, ये 16 होना चाहिए यहाँ पे, ये गलती है, ये 16 है यहाँ पे। C16 भी इसमें से सिलेक्ट करेगी इनमें से, क्योंकि ये C16 है, ये सिलेक्ट करिए इन दोनों में से, ये C16 होना चाहिए यहाँ पे। जब ये पहला स्टेप हो गया आपके पास, तो अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, जो ये वन है आपके पास पहला S00, तो उसको तो कोई चीज सेलेक्ट नहीं करी, वो तो आगे आपके पास अवेलेबल है। यहाँ पे इस कैरी की बेस पे ये जो वन सेलेक्ट होके आया था इस मल्टीप्लेक्सर से, तो S1 ये भी आगे चला जाएगा, इसको कोई और सेलेक्ट नहीं करना। लेकिन ये जो कैरी सेलेक्ट हुई थी, जो इस मार्क्स में से C00 की बेस पे जो पेयर सेलेक्ट हो जाएगा, उसकी जो कैरी थी वो आप सेलेक्ट करेगी किस में से, इस सम में से। ये सम कौन सा है, ये सम ये वाला है और ये S02 है। S02 और साथ जो ये पेयर सेलेक्ट हो गया है, ये पेयर सेलेक्ट हो गया हुआ है, ये पेयर कहाँ से सिलेक्ट होगा, S02 के साथ ये पेयर कहाँ से सिलेक्ट हो गया हुआ है, जब आपके पास इस कैरी की बेस पे, और ये कैरी पेयर कौन सी है, C02 है। S02 के साथ C02 ने जो पेयर सेलेक्ट किया था वो आपके पास 3 इनपुट्स बनेंगी, एक मल्टीप्लेक्सर की, तो ये 3 S02 और जो पेयर सेलेक्ट किया था आपके पास C02 ने, ये C02 ने सेलेक्ट किया था, ये C02 ने ये पेयर सेलेक्ट किया था, यहाँ में से सिलेक्ट हो गया, एक यहाँ पे आया था। इसी तरह आपके पास दूसरा इस मल्टीप्लेक्सर की दूसरी जो पेयर इनपुट बनेगी 3 बिट की, वो आपके पास है एक S12 है, यानी कि ये वाला सम, और फिर जो C12 ने इस पेयर में सेलेक्ट किया था, तो C12 ने आपके पास ये पेयर ये सेलेक्ट हुआ था। तो ये 2-3 और इनकी जो सेलेक्ट लाइन बनेगी वो सेलेक्ट लाइन ये पोजीशन बनेगी। और ये कौन सी कैरी है, ये कैरी वो है जो C00 से आई थी, तो यानी कि आपके पास C00 जो सेलेक्ट की थी ये वाली कैरी है। तो ये 1-1 लिखने की बजाय इसको C1 ही कर रही है, यहाँ कनेक्ट कर दें, ठीक है, ये भी गलती है थोड़ी सी इसमें। तो ये वाला मल्टीप्लेक्सर तो बना दिया आपने। उसके बाद फिर जो ये वाली कैरी है, ये कौन सी कैरी है आपके पास, जो सिलेक्ट होके आई थी C04 ने जो पेयर सेलेक्ट किया था उसमें जो कैरी आई थी, C04 ने जो पेयर सेलेक्ट किया था, जो कैरी आई थी, तो ये है C05, ये C05।
अब वो एक मल्टीप्लेक्सर की सिलेक्ट लाइन बन रही है, वो सिलेक्ट करेगी किस में से, वो सिलेक्ट करती है S06 में से, ये वाला यहाँ पे आया हुआ है S06, और जो पेयर C06 ने सिलेक्ट किया था, C06 ने पेयर सिलेक्ट किया था, C06 ने इन दोनों में से सिलेक्ट किया था, ये एक पेयर आया था। S06 के साथ C06 ने जो पेयर सेलेक्ट किया था, तो C06 ने ये किया था पेयर, तो ये पेयर आपके पास ये दोनों आगे ये ऊपर चले गए, दो ये, और इनके साथ दूसरी वैल्यू कौन सी है, S06 ये S06 दूसरा पेयर ये वाला है S06। और फिर अगेन जो ये कह रही है आपके पास, एक दो तो ये कैरी सिलेक्ट करी, और अगेन आपके पास ये वाली कैरी जो है जो सिलेक्ट होके आई थी जब C आपके पास 1-4 ने जो कैरी सिलेक्ट की थी, वो भी एक मल्टीप्लेक्सर की सिलेक्ट लाइन बन रही है। तो C14 ने आपके पास ये C14 ने ये कैरी सिलेक्ट की थी, तो ये कैरी बेसिकली यहाँ पे होगी, ये यहाँ पे मिस्टेक है, इस कैरी को इसका नाम देना चाहिए, जो भी नाम देते हैं आप, यहाँ पे ये सेम नाम होना चाहिए। तो ये सिलेक्ट करेगी, ये किसको सिलेक्ट करेगी, अगेन उन्हीं तीन वैल्यूज में से जिसके लिए Z0 ये आपके पास, जिनके लिए ये कैरी ने सिलेक्ट किया था, ये था, वही सेम इनपुट्स आएंगी दोनों को। उसके बाद आपके पास जब ये सिलेक्ट होकर वैल्यूज आ जाएंगी यहाँ पे, तो नेक्स्ट क्या है, अब ये कैरी सिलेक्ट करेगी, ये कौन सी कैरी है, जो तीन पेयर आए हैं उसमें जो कैरी थी, अभी जो तीन पेयर सिलेक्ट किया आपने मार्क्स 3 लगा के, पहले वाला मार्क्स ये वाला जिसकी सिलेक्ट लाइन ये थी, सिलेक्ट लाइन ये थी, तो ये वाला मार्क्स है, इसकी जो कैरी है ये वाली वो सिलेक्ट करेगी, तो ये यहाँ पे इस तरह आएगी, वो सिलेक्ट करेगी किस में से, आप ये देखिए ये पोजीशन पे जो 1 है, ये जो सम है, ये सम कहाँ से आया, ये यहाँ से आया था, और ये कहाँ से, ये इधर से S04 आपके पास, तो S04 फिर ये सिलेक्ट करिए इसको, इस सम को, ये सम यहाँ से आया है, सॉरी ये सम है, ये यहाँ से आया था, और ये कहाँ से सिलेक्ट हो गया है, ये पेयर में से सिलेक्ट हो गया था, जो C04 ने पेयर सिलेक्ट किया था उसमें से आया था, C04 ने जो पेयर सिलेक्ट किया था, तो C04 ने ये पेयर सिलेक्ट किया था, तो इसमें ये जो वैल्यू सम है, तो ये आ गया, ये 2 हो गई। उसके बाद तीसरी वैल्यू इसमें क्या है, तीसरी वैल्यू इस पेयर में से है जब इसको इस कैरी ने सिलेक्ट किया था, अभी जो पीछे 3 बिट के मार्क्स आए थे, तो उनमें जो आपके पास सेकंड वाला मार्क्स है ये वाला, उसकी जो 3 वैल्यूज है ये आ गई। और ये कैरी फिर दूसरा पेयर क्या बनेगा मार्क्स का, ये 5 बिट का मार्क्स है, 5 बिट 2 क्लास 1 है, तो इसमें ये वैल्यू है, ये वैल्यू यहाँ से आई है, ये कौन सी वैल्यू है, ये यहाँ से आई है, तो ये S14 है, S14। दूसरा आपके पास ये वाला 1 है, ये 1 कहाँ से आया आपके पास, यहाँ से आया, और ये कहाँ से आया आपके पास, कि जब आपके पास इस कैरी ने सिलेक्ट किया था, ये C14 ने जो वैल्यू सिलेक्ट की थी, C14 ने उसमें जो वैल्यू थी, तो ये आया, ये देखिए नाम सेम है, S15 S1। और फिर बाकी 3 वैल्यूज कौन सी है, ये वाली जो अब आपने इस कैरी ने, जो लास्ट वाला मल्टीप्लेक्स था 3 वाला, ये वाला C16 वाला, सॉरी ये इसमें गलती हुई, ये वाली कैरी थी C15, तो ये आ जाएगी 3 वैल्यूज। और इसकी सिलेक्ट लाइन में पहले ही बता दी कि ये और ये वैल्यू कहाँ से है, ये जो लास्ट पहला मार्क्स था 3 बिट का, उसकी जो कैरी थी, तो ये आपके पास फाइनल रिजल्ट आ जाएगा, जिसमें ये कैरी आउट होगी, और आपके पास 8 बिट का रिजल्ट होगा, S0 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 C7। तो ये आपके पास तरह एडिशन होती है, ये आप हमें ऑनलाइन लेक्चर आप सुनेंगे तो उसमें मजीद हम डिस्कशन कर सकते हैं। अब एड वर्ड कंडीशन सम एडर है, उसमें सारे कंडीशनल सेल पैरेलल में लगे हुए हैं, तो डिले में 1 उसका होगा, कंडीशनल सेल होगा। उसके बाद सारे 2 बिट मार्क्स जो हैं 2 बिट 2 क्लास 1 मार्क्स हैं वो पैरेलल में लगे हुए हैं, तो उसका मतलब है एक डिले, सारे पैरेलल में तो एक आएगा, एक का डिले आएगा। उसके बाद 3 बिट मार्क्स 3 आपस में पैरेलल में लगे हुए हैं, तो उनमें से एक आएगा डिले में, और उसके बाद 5 बिट मार्क्स लगा हुआ है। तो इस तरह मतलब आपके पास क्योंकि वो आपस में एलिमेंट्स पैरेलल में लगे हुए, तो एक एलिमेंट हमने लिए है,
कंडीशनल सेल का डिले 2 गेट्स है, 2 बिट मार्क्स हो, 3 बिट मार्क्स हो, 5 बिट मार्क्स हो। अगर वो 2 × 1 है तो डिले आपके पास 3 गेट का होता है। तो ये आपके पास 8 बिट के लिए 11 गेट्स का डिले बन रहा है। और अगर हम एरिया देखें तो 8 कंडीशनल सेल लगे हुए हैं जो पहले हैं, फिर उसके बाद 7 2 बिट 2 × 1 मल्टीप्लेक्सर लगे हुए हैं। एक 2 × 1 का मल्टीप्लेक्सर का एरिया होता है जब वो 1 बिट होता है, चार गेट्स का। जब वो 2 बिट हो जाता है तो 8 गेट्स हो जाते हैं, और 7 लगे हुए हैं तो आपके पास 56 हो जाएगा। इसी तरह 3 बिट 2 × 1, एक 2 × 1 का मार्क्स का एरिया 4 गेट्स। जब 3 बिट हो जाएगा तो 4 × 3 12, और जब 3 लगे हुए हैं तो 36 गेट्स। और 5 बिट वाले किस तरह आपके पास एक का 4 है तो एक ही लगा हुआ है 5 बिट का, तो 5 के लिए 5 × 4 20 आ जाएगा। यहाँ मैंने 32 लिख दिया, यहाँ 30 होना चाहिए था, क्योंकि 8 कंडीशन सेल हैं तो जो 7 है वो 4 आपके पास गेट्स लेंगे। जो पहले वाला है A0 B0 वाला है वो 2 गेट्स लेगा, यहाँ 30 होना चाहिए था, इसको आप देख लीजिएगा। तो टोटल ये आपके पास 142 गेट्स तकरीबन बन जाएंगे। इसी तरह 8 बिट रिपल कैरिएटर लेते तो उसका डिले आप देखें वो कितना होगा। उसका डिले कि वो कैरी का सी आउट का डिले उसमें 2 × n+1 होता है, तो 17 गेट्स का डिले होता है 8 बिट में रिपल कैरिएटर में। यहाँ पे आपके पास 11 गेट्स है, और उसका एरिया जो है 8 फुल एडर लगे होते हैं, और हर फुल एडर जो है वो 5 गेट्स लेता है, तो उसका एरिया बन जाता है 40 गेट्स। तो एरिया उसका कम था लेकिन डिले उसका ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे हमने कंडीशनल सम एडर जो है इसमें एरिया को इंक्रीज हुआ है, लेकिन एट द सेम टाइम बेनिफिट ये है कि आपने जो है वो डिले को रिड्यूस किया है। अब जब हमने कोडिंग उसको पढ़ लिया हमने एडर को, कंडीशनल सम एडर को, तो कुछ हम थोड़े बहुत कोडिंग की चीज़ें देखेंगे जो हमारे पास लास्ट लेक्चर में ऑलवेज ब्लॉक से रिलेटेड कुछ चीज़ें रह गई थी। हमने शिफ्ट कर लिया था कोडिंग से अपने फास्ट एडर की जानब। तो कुछ आपके पास डिस्कशन जनरल कोडिंग गाइडलाइंस हैं जो ऑलवेज ब्लॉक की उसके बारे में है, तो इसी लेक्चर में हम उसको कंटिन्यू करते हैं। वेरिलॉग जो होती है उसकी जो कोडिंग होती है वो मॉडलिंग के लिए भी होती है और सिंथेसिस के लिए भी होती है। जब भी हम कोडिंग करते हैं हमें ये पता होना चाहिए कि क्या लैंग्वेज का कंस्ट्रक्ट हम लिखेंगे तो उसके अगेंस्ट क्या चीज़ हार्डवेयर बनेगी। और ये स्पेशली इम्पोर्टेंट है ऑलवेज ब्लॉक के लिए, क्योंकि आपके पास वहाँ पे प्रोसीजर स्टेटमेंट्स हैं वो आपके पास ऑलवेज ब्लॉक में यूज़ होती हैं। तो कोड का जो पर्पस होता है वो ये देखना होता है कि इसके अगेंस्ट क्या हार्डवेयर जनरेट होगा। अनलाइक जैसा सी के हम ये कहें कि किस तरह सी में एल्गोरिथम जो है वो सीक्वेंशियल उसकी एग्जीक्यूशन कैसे होगी, बल्कि हम ये देखना होता है कि इसका हार्डवेयर किस तरह जनरेट होगा और किस तरह वो ऑपरेट करेगा। अगर कोडिंग ऑलवेज ब्लॉक वगैरह की सही कोडिंग नहीं होगी तो इससे आपके पास अनसिंथेसाइजेबल कोड बनता है, कम्प्लेक्स इम्प्लीमेंटेशन बन जाए। सिंपल की कोड की अगेंस्ट जो सर्किट बनेगा वो बड़ा कम्प्लेक्स बन जाता है। ये इवन ऐसा सर्किट बनता है जिसमें सिमुलेशन में रिजल्ट और आएंगे तो सिंथेसिस में रिजल्ट आपके पास और रिजल्ट देगा और सर्किट। तो कॉमन एरर्स जो है आपके पास 3 तरह के होते हैं। वेरिएबल असाइंड इन मल्टीपल ऑलवेज ब्लॉक। कम्बिनेशन सर्किट में इस तरह के 3 एरर्स नॉर्मली कोडिंग में हो जाते हैं कि वेरिएबल असाइंड इन मल्टीपल ऑलवेज ब्लॉक। एक एरर ये होता है एन इनकम्प्लीट सेंसिटिविटी लिस्ट, इनकम्प्लीट ब्रांच स्टेटमेंट और इनकम्प्लीट आउटपुट असाइनमेंट। तो ये आपके पास बेसिकली एरर्स बनते हैं। इनकम्प्लीट ब्रांच स्टेटमेंट और इनकम्प्लीट आउटपुट स्टेटमेंट को हम इकट्ठा देखेंगे और इनकम्प्लीट सेंसिटिविटी लिस्ट को अलग देखेंगे। ये पहला आपके पास है वेरिएबल असाइंड इन मल्टीपल ऑलवेज ब्लॉक। ये यहाँ पे जो एग्जांपल दी हुई है कि एक आउटपुट वाई है, इनपुट्स ए बी है, कुछ भी वेरिएबल डिक्लेयर किया आपने, रेट टाइप की इनपुट्स ना भी किए, रेट टाइप के वेरिएबल और एज वाई है तो क्लियर है। ऑलवेज एट द रेट ऑफ स्टेरिक इफ क्लियर वाई इज इक्वल 1 बिट 0, ये एक ऑलवेज ब्लॉक है। दूसरा ऑलवेज ब्लॉक है उसमें वाई इज इक्वल ए एंड बी है। ऑल्दो ये कोड सिंथेटिकली करेक्ट है और यानी कि इसका सिंटेक्स करेक्ट है, सिंटैक्टिकली यानी कि इसका सिंटेक्स ठीक है और ये सिमुलेट भी हो जाएगा, लेकिन ये सिंथेसाइज नहीं हो सकता, सिंथेसाइजेबल कोड नहीं है। उसकी वजह यह है कि आपका हर ऑलवेज ब्लॉक जो है एक सर्किट पार्ट होता है। अब 2 सर्किट पार्ट हैं और दोनों वाई पे वैल्यू अपडेट करना चाह रहे हैं। एक जो वो 0 करना चाह रहे हैं, दूसरा वाई एंड बी की वैल्यू करना चाह रहे हैं। तो इसलिए कोई आपके पास फिजिकल सर्किट ऐसा नहीं होता जिसकी मतलब जो आउटपुट एक आउटपुट को 2 पार्ट्स आके अपनी वैल्यू अपडेट करने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पे हो सकता है ये 0 अपडेट कर रहा हो और एट द सेम टाइम ए और बी की वैल्यू 1 हो और वाई 1 होना चाह रहा हो, तो 0 आएगा या 1 आएगा। तो ऐसा सर्किट फिजिकली आपके पास नहीं होता।
कोई भी जिसका ये सब बिहेवियर हो, इस वजह से ये सिंथेसाइज नहीं हो सकता। इसको करेक्ट करने का तरीका ये कि एक ही ऑलवेज ब्लॉक में आप इसको लिखें, ऑलवेज एट द रेट ऑफ इफ क्लियर y इज इक्वल 1 बिट 0। अगर क्लियर नहीं है y इज इक्वल a एंड b, दो अलग ऑलवेज ब्लॉक लगाएंगे तो वो दो पैरेलल सर्किट बन जाएंगे। इसमें जो है इसमें आपके क्लियर की फिर प्रायोरिटी आ जाएगी, क्लियर होगा तो जीरो करेगा, नहीं तो वो एंड गेट उसको कर देगा, एंड ऑपरेशन कर देगा। दूसरा है आपके पास एन इनकम्प्लीट सेंसिटिविटी लिस्ट, इनकम्प्लीट ब्रांच स्टेटमेंट। फॉर एग्जाम्पल आपने ये कोड लिखना था और आपने उसकी जगह ये लिख दिया, सेंसिटिविटी लिस्ट में आपके पास बी को आप मिस कर गए, तो होगा क्या कि ये कोड जो है आल्दो दोनों केसेस में सिंथेटिकली करेक्ट है। When A changes, the always block is activated and Y gets the value of A and B. तो always block आपके पास जब A चेंज होगा यहाँ पे, जिनकी एक्चुअल कोड तो ये था लेकिन आपने गलती से अगर ये लिख लिया है और किसी मिस्टेक होगी आपसे, तो ये आप अगर आपने जब A की वैल्यू चेंज होगी तो Y को A एंड B की वैल्यू मिलेगी। When B changes, जब B चेंज होगा तो यहाँ तो वो सेंसिटिविटी लिस्ट में नहीं है, जब सेंसिटिविटी लिस्ट में नहीं है तो y की वैल्यू चेंज नहीं होगी, जब चेंज नहीं होगी तो y अपनी प्रीवियस वैल्यू मेंटेन रखेगा, जब वो प्रीवियस मेंटेन रखेगा तो उसके वजह से आपके पास नो फिजिकल सर्किट एग्जिबिट दिस काइंड ऑफ बिहेवियर। अब होगा क्या कि सिंथेसिस टूल क्या करेगा, वो आपको वार्निंग मैसेज देगा और वो एंड गेट ही बनाएगा, वो अज्यूम करेगा कि आपने ये यहाँ पे गलती कर ली है, ए एंड बी यानी यहाँ बी होना चाहिए था। तो सिंथेसिस टूल क्लेवर इनफ होगा, तो इनफ होते हैं नॉर्मली जो मोस्ट ऑफ द सिंथेसिस टूल हैं वो इस चीज़ों पे आपको वार्निंग दे देते हैं कि आप यहाँ मिस कर गए और वो एंड गेट ही बनाता है। लेकिन जब सिमुलेशन टूल जो आप सिमुलेशन को रन करेंगे तो सिमुलेशन का बिहेवियर वही होगा जो कोड में लिखा हुआ है। इस वजह से डिस्क्रिपेंसी आ जाएगी सिमुलेशन और सिंथेसिस में, सिमुलेशन का रिजल्ट और होगा और सिंथेसिस का रिजल्ट और होगा, तो ये आपके पास प्रॉब्लम है। उसके बाद इनकम्प्लीट ब्रांच एंड इनकम्प्लीट आउटपुट असाइनमेंट। द आउटपुट ऑफ कॉम्बिनेशन सर्किट इज अ फंक्शन ऑफ इनपुट ओनली। अच्छा, जो कॉम्बिनेशन सर्किट होती है उनकी प्रॉपर्टी यही है कि उनकी आउटपुट जो होती है करंट वैल्यू ऑफ इनपुट पर डिपेंड करती है। सर्किट में कोई मेमोरी नहीं होती, कोई इंटरनल स्टेट नहीं होती। अब ऑलवेज ब्लॉक के साथ एक कॉमन एरर ये है कि वो अगर आप उसकी कोडिंग सही नहीं करते तो वो अनइंटेंडेड मेमोरी उसमें आपके पास आ जाती है अगर आप कोडिंग ठीक नहीं करेंगे। Verilog standard specifies that a variable will keep its previous value if it is not assigned a value in an always block. अगर किसी वेरिएबल को आप always block में वैल्यू असाइन नहीं करते तो अपनी पिछली वैल्यू मेंटेन रखता है, मेमोरी हो जाती है आपके पास। तो दिस इन्फर्स एन इंटरनल स्टेट और मेमोरी एलिमेंट, यानी कि लेज वगैरह आ जाती है जो कि कॉम्बिनेशन सर्किट की प्रॉपर्टी नहीं है, लेज वगैरह नहीं होनी चाहिए। हम देख लेते हैं इसको। अगर आपने प्रिवेंट करना है कि इस तरह की मेमोरी वगैरह ना बने, all output signal must be assigned proper values all the time. सब आउटपुट सिग्नल को आपने हमेशा वैल्यू असाइन करनी है। हमारे पास दो तरह के कॉमन एरर्स है, एक इनकम्प्लीट ब्रांच है एंड इनकम्प्लीट आउटपुट असाइनमेंट है। इनकी वजह से आपके पास जो अनइंटेंडेड मेमोरी बनती है, इनकम्प्लीट ब्रांच और इनकम्प्लीट आउटपुट असाइनमेंट। इनको अवॉइड करने के लिए हमारे पास हमें सारी ब्रांचेस इंक्लूड करनी चाहिए ए फॉर के स्टेटमेंट्स में, और हर आउटपुट सिग्नल को हर ब्रांच में आपके पास वैल्यू असाइन करनी चाहिए। यहाँ पे आपके पास इसका कोड है, ये देखें, ये कोड ऑलवेज एट द रेट ऑफ स्टेरिक। ये कोड आपके पास जो एक सर्किट बना रहा है जनरेट्स ग्रेटर देन एंड इक्वल टू आउटपुट सिग्नल्स, जो दो नंबरों को कंपेयर कर रहा है और ग्रेटर देन और इक्वल टू आउटपुट सिग्नल की वैल्यू असाइन कर रहा है। अब ये जो कोड लिखा हुआ है ये दोनों रूल्स को वायलेट करता है, सारी ब्रांचेस में नहीं है, क्योंकि इफ ये कंडीशन फॉल्स होगी तो एल्स इफ ए इक्वल टू बी होगा, इक्वल टू बी भी चेक हो रहा है, ए ग्रेटर देन बी भी चेक हो रहा है, लेकिन तीसरी कंडीशन है लेस देन बी, वो चेक नहीं हो रही। ये कंडीशन भी आपके पास ब्रांच जो है वो है द इनकम्प्लीट ब्रांच एरर। देयर इज नो एल्स ब्रांच इन द सेगमेंट इफ बोथ ए ग्रेटर देन बी एंड ए इक्वल टू बी एक्सप्रेशंस आर फॉल्स, बोथ जीटी एंड ईक्यू आर नॉट असाइंड वैल्यूज। और वैल्यू उस कंडीशन के लिए आपने वैल्यू नहीं लिखी हुई। जब आपके पास ए ग्रेटर देन बी वही कंडीशन फॉल्स होगी, ये कंडीशन फॉल्स होगी, उसके लिए जीटी और ईक्यू क्या वैल्यूज होंगी जब आपने नहीं मेंशन की होगी। तो जब आप किसी वेरिएबल को अकॉर्डिंग टू वेरिलॉग डेफिनेशन दे कीप देयर वैल्यूज, तो कीप प्रीवियस वैल्यूज, जो प्रीवियस वैल्यू रखने के लिए आपको फिर मेमोरी बनेगी। अनइंटेंडेड लेज आपने इंटेंड नहीं थी लेकिन स्टिल लेज बन जाएगी। तो पहले में आपने पूरी ब्रांच नहीं की हुई तो उसकी वजह से लेज बन रही है, क्योंकि वैल्यू अपनी वैल्यू स्टोर करेंगे।
दूसरा केस आपके पास इनकम्प्लीट आउटपुट असाइनमेंट एरर, कि यहाँ पे हमने GT को वैल्यू दी हुई है, इफ A इज ग्रेटर देन B ग्रेटर देन GT, यानी कि 1/1 है, लेकिन इक्वल की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, यहाँ मेंशन करना चाहिए था कि EQ इज इक्वल टू 1/0, नहीं मेंशन किया हुआ, तो EQ अपनी पिछली वैल्यू रखेगा, तो पिछली वैल्यू मेंटेन करेगा तो आपके पास उसकी मेमोरी एलिमेंट आएगा। फिर इसी तरह यहाँ पे आपने EQ को रखा हुआ है, GT की वैल्यू साइन नहीं की हुई, तो सारी आउटपुट्स को ऑल द टाइम वैल्यू साइन करनी होती है मेमोरी एलिमेंट से अवॉइड करने के लिए। तो इसको दो तरीके से करेक्ट किया जा सकता है। एक तो ये कि इफ A ग्रेटर देन B बिगिन GT इज इक्वल टू 0, GT इज इक्वल 1/1, और EQ को जो हमने साइन नहीं किया था उसको भी साइन करें, बिगिन एंड आएगा क्योंकि मल्टीपल स्टेटमेंट्स आ गई है, 1 बिट 0 कर दिया। एल्स इफ A इक्वल टू B, ये कंडीशन ट्रू होती है, तो अब A इक्वल टू 1/1 तो GT को 0 कर दिया, सारी आउटपुट्स को ऑल द टाइम वैल्यू साइन करनी है, और एल्स की सारी एल्स की कमांड भी डालनी है। इफ एल्स, तो ये कंडीशन फॉल्स हुई, ये कंडीशन फॉल्स हुई, इसका मतलब लेस देन वाली आएगी, उसके केस में आपने ग्रेटर देन भी 0 कर दिया और इक्वल भी 0 कर दिया, ना ग्रेटर देन इक्वल है। इस तरह या हर स्टेटमेंट के अंदर सारे वेरिएबल्स को वैल्यू साइन करें और सारी एल्स की स्टेटमेंट लगाएं, या फिर आप इसे भी कर सकते हैं डिफॉल्ट वैल्यू दे दें, ग्रेटर देन को 1/0, इक्वल को 1/0। इफ A ग्रेटर देन B GT इज इक्वल 1/1, दूसरे को लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने डिफॉल्ट में दे दिया, बाय डिफॉल्ट वो ये वैल्यू लेगा। फिर एल्स इफ A इक्वल टू B EQ इज इक्वल 1/1 वो देगा आपके पास, और दूसरी वैल्यू आपके पास 0 हो जाएगी, वो बाय डिफॉल्ट उठाएगा। और जो एल्स की स्टेटमेंट तीसरी है जो नहीं लिखी आपने, उसके केस में भी वैल्यूज यही होंगी। तो अब बाय डिफॉल्ट में वो जो केसेस या कवर नहीं हो रहे होंगे वो डिफॉल्ट वाले केसेस आ जाएंगे, तो इस तरह आपके पास मेमोरी एलिमेंट नहीं बनेगा, कोड आपका ठीक रहेगा। और ये चीज़ फिर केस के लिए भी है कि इस केस में भी अगर आप इस तरह की स्टेटमेंट्स लिखेंगे जिसमें आप कुछ आप मिस कर जाएंगे, तो उस केस में फिर मेमोरी एलिमेंट बनेगा। फॉर एग्जांपल ये केस की स्टेटमेंट इसमें 2 बिट 01 का केस नहीं है, 2 बिट 01 की वजह से हमने वैल्यू नहीं लिखी हुई, तो नहीं लिखेंगे तो आपके पास मेमोरी बनेगी, तो ये कोड ठीक नहीं है, इसके लिए मेमोरी आ जाएगी। इसके लिए फिर आप यार डिफ़ॉल्ट डाल लें, 2 बिट 00 के लिए ये आएगा, 2 बिट 10 के लिए ये आएगा, 2 बिट 11 के लिए भी ये आएगा, और 2 बिट 01 के लिए भी ये आएगा कि आपने दोनों केसेस में 1/1 दे दिए, वैल्यू साइन कर रहे हैं। या फिर डिफ़ॉल्ट की वैल्यू दे दें ऊपर, केस से पहले दे दें डिफ़ॉल्ट में ऑलवेज में, वो भी ठीक है। तो ये दोनों कोड जो है आपके पास ठीक है।